अगर जीवन एक अविश्वसनीय रूप से जटिल मशीन है तो आज हम इसका हुड खोलने जा रहे हैं। हमें जो स्रोत मिले हैं वे हमें सीधे उस मशीन के इंजन रूम में ले जाएंगे, ये देखने के लिए कि कौन से पुर्जे से चलाते हैं। हमारा विषय है बायोमॉलिक्यूल्स, जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्कुल। तो आज का मिशन एकदम साफ है, ये समझना कि हम और हर जीवित चीज रासायनिक स्तर पर किस चीज से बनी है। ये कौन से अणु हैं जो हमें चलाते हैं, क्या ये ईंधन है, गैर है या फिर सॉफ्टवेयर। बेहतरीन नजरिया है, और सच कहूं तो ये सब कुछ है। हम 4 मुख्य प्रकार के पुर्जों पर ध्यान देंगे: कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। जीवन की सामग्री सूची कह सकते हैं इसे। हाँ बिल्कुल। ये पेपर्स हमें बताते हैं कि कैसे ये अणु मिलकर वो सब कुछ करते हैं जो हमें जीवित रखता है, तुरंत ऊर्जा देने से लेकर हमारी अगली पीढ़ी के लिए जेनेटिक ब्लूप्रिंट बनाने तक। इन स्रोतों में बार बार आता है बायोकेमिस्ट्री। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है जीवन का रसायन। इन पेपर्स में इस बात पर जोर दिया गया है कि सभी जीवित चीजें, चाहे वो एक छोटा सा बैक्टीरिया हो या एक विशाल वेल, उन्हीं मूल तत्वों से बनी है जो आपको पीरियोडिक टेबल पर मिलेंगे: कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बायोकेमिस्ट्री बस ये अध्ययन करती है कि ये तत्व कैसे एक साथ जुड़कर उन खास अणुओं को बनाते हैं जो जीवन को संभव बनाते हैं। इन स्रोतों में एक चार्ट है जो इन अणुओं को बांटता है। इसमें मैक्रोमॉलिक्यूल्स और माइक्रोमॉलिक्यूल्स का जिक्र है। अब मैक्रो का मतलब बड़ा और माइक्रो का छोटा होता है, ये तो समझ में आता है, लेकिन क्या इनके महत्व में भी कोई बड़ा छोटा होता है? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, हम माइक्रो के बिना काम नहीं चला सकते, बिल्कुल नहीं। माइक्रोमॉलिक्यूल्स में विटामिन्स और मिनरल्स जैसी चीजें आती हैं जो बहुत कम मात्रा में जरूरी होती हैं, लेकिन उनके बिना मशीन जाम हो जाएगी। ओके, पर हमारा आज का फोकस मैक्रोमॉलिक्यूल्स पर है, क्योंकि ये जीवन की संरचना और मुख्य कार्य करते हैं। ये वो बड़े भारी भरकम अणु हैं। तो ये ईंट, सीमेंट और स्टील के गड़र जैसे हुए? हाँ, बिल्कुल सही। और माइक्रोमॉलिक्यूल्स नट और बोल्ट की तरह हैं। समझ गई। और ये मैक्रोमॉलिक्यूल्स, जैसा कि यहाँ बताया गया है, पॉलीमर्स होते हैं जो मोनोमर्स से बने होते हैं। बिल्कुल। इसे मोतियों की एक माला की तरह सोचें। अच्छा। एक मोती एक मोनोमर है, एक छोटी अकेली इकाई। जब आप इन बहुत सारे मोतियों को एक धागे में पिरो देते हैं तो पूरी माला एक पॉलीमर बन जाती है। तो हमारे जो मुख्य बायोमॉलिक्यूल्स हैं वो इसी तरह काम करते हैं। हमारे 4 में से 3, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। तो चलिए पहले मोती से शुरू करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, इन्हें तो मैं इंस्टेंट एनर्जी के रूप में जानती हूँ। ब्रेड, चावल, आलू। क्या ये सच में शरीर के लिए सिर्फ पेट्रोल का काम करते हैं? हाँ, मुख्य रूप से तो यही उनका काम है। वो शरीर के पसंदीदा और सबसे तेज ऊर्जा स्रोत हैं। उनके नाम में ही एक सुराग है, कार्बन के हाइड्रेट्स। मतलब पानी और कार्बन। हाँ, उनका सामान्य रासायनिक सूत्र कुछ ऐसा होता है कि हर कार्बन परमाणु के लिए पानी का एक अणु जुड़ा हो, इसलिए ये जल्दी टूटते हैं और तुरंत ऊर्जा देते हैं। इन स्रोतों में इन्हें 3 ग्रुप में बांटा गया है: मोनो, डाई और पॉलीसैकराइड। तो मोनो से शुरू करते हैं, जो शायद सबसे छोटी इकाई है। सही पकड़ा। मोनोसैकराइड एक अकेला मोती है, सरल शर्करा। सबसे मशहूर उदाहरण है ग्लूकोज। हाँ। ये वही चीनी है जो हमारे खून में दौड़ती है और हमारी कोशिकाओं को सीधे ऊर्जा देती है। फलों में मिलने वाली मिठास फ्रक्टोज से आती है, वो भी एक मोनोसैकराइड है, मतलब दो। डाइसैकराइड 2 मोनोसैकराइड इकाइयों के जुड़ने से बनते हैं। हमारी टेबल शुगर यानी सुक्रोज एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज के जोड़ने से बनती है। और दूध वाली चीनी, लैक्टोज? दूध में जो लैक्टोज होता है वो एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज से बनता है। दिलचस्प बात यह है कि इन स्रोतों में एक तकनीकी बिंदु का उल्लेख है कि सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जबकि लैक्टोज रिड्यूसिंग है। एक मिनट, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग, ये तो केमिस्ट्री क्लास की याद दिला रहा है। क्या आम इंसान के लिए इसका कोई मतलब है? सच कहूं तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ज्यादा नहीं। ये उनके रासायनिक व्यवहार में एक छोटा सा अंतर है जो लैब में टेस्ट करते समय मायने रखता है। अच्छा। हमारे शरीर के लिए मुख्य बात यह है कि वो इन डाइसैकेराइड को तोड़कर उनके मोनोसैकेराइड घटकों से ऊर्जा निकाल सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे बड़े वाले पर, पॉलीसैकेराइड। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, ये तो बहुत सारे मोतियों की माला लगती है। हजारों ग्लूकोज इकाई की लंबी श्रृंखलाएं हैं ये। इन्हें आप ऊर्जा का गोदाम समझ सकते हैं। गोदाम। स्टार्च, जो हमें आलू और चावल में मिलता है, वो पौधों का ऊर्जा स्टोर करने का तरीका है।
जब हम उसे खाते हैं तो हम पौधे की बैटरी को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ग्लाइकोजन? ग्लाइकोजन जानवरों का तरीका है। जब हमारे शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज होता है तो हमारा लिवर और हमारी मांसपेशियां उसे ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेती हैं बाद में इस्तेमाल के लिए। तो अगर स्टार्च पौधे की बैटरी है और ग्लाइकोजन हमारी रिचार्जेबल बैटरी, तो फिर ये सेल्यूलोज क्या चीज है? सेल्यूलोज वो संरचनात्मक है, स्ट्रक्चरल। ये ऊर्जा भंडारण के लिए नहीं बल्कि ढांचा बनाने के लिए है। ढांचा बनाने के लिए? हाँ, ये पौधों की कोशिका भित्ति बनाता है जो उन्हें कठोरता और मजबूती देता है। लकड़ी और कपास वो बेसिकली सेल्यूलोज ही हैं। और हम इसे पचा नहीं सकते, है ना? हम इंसान इसे पचाकर ऊर्जा नहीं निकाल सकते, इसीलिए इसे हम फाइबर कहते हैं। ये हमारे पाचन तंत्र के लिए जरूरी है, लेकिन ऊर्जा का स्रोत नहीं है। तो कार्बोहाइड्रेट्स तो हो गए तुरंत एनर्जी और शॉर्ट टर्म स्टोरेज, लेकिन अगर शरीर को लंबे समय के लिए ऊर्जा बचानी हो, मान लीजिए महीनों के लिए, तब क्या? मुझे लगता है यहीं पर हमारे अगले मॉलिक्यूल लिपिड्स की एंट्री होती है। बिल्कुल सही कनेक्शन बनाया। लिपिड्स, जिन्हें हम आमतौर पर फैट्स और ऑयल्स कहते हैं, ऊर्जा भंडारण का सबसे घना रूप है। सबसे घना? वे कार्बोहाइड्रेट की तुलना में प्रति ग्राम दोगुनी से भी ज्यादा ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि ये पानी में घुलते नहीं। हाँ, तेल और पानी कभी नहीं मिलते। बिल्कुल। इन पेपर्स में संतृप्त और असंतृप्त फैट का जिक्र है। हम हमेशा सुनते हैं कि एक अच्छा है, एक बुरा। इसके पीछे की केमिस्ट्री क्या है? ये सब कार्बन की लंबी चेन में मौजूद बॉन्ड्स के बारे में है। संतृप्त फैटी एसिड में कार्बन चेन में हर कार्बन परमाणु हाइड्रोजन से पूरी तरह संतृप्त होता है। मतलब कोई जगह खाली नहीं? कोई जगह नहीं। और सभी कार्बन परमाणुओं के बीच केवल सिंगल बॉन्ड होते हैं। इससे ये चेन एकदम सीधी रहती है। अच्छा, सीधी चेन। ये सीधे अणु एक दूसरे पर आसानी से चिपक जाते हैं और कमरे के तापमान पर ठोस बन जाते हैं, जैसे मक्खन या घी। और असंतृप्त फैटी एसिड में कार्बन चेन में कहीं ना कहीं एक या एक से अधिक डबल बॉन्ड होते हैं। ये डबल बॉन्ड चेन में एक मोड़ या किंक पैदा कर देता है। एक मोड़? हाँ, एक किंक। इस मोड़ के कारण ये अणु एक दूसरे पर ठीक से चिपक नहीं पाते, इसलिए वे कमरे के तापमान पर तरल रहते हैं, जैसे जैतून का तेल या सूरजमुखी का तेल। वाह! तो एक छोटा सा मोड़ इतना बड़ा फर्क पैदा कर देता है, ठोस से तरल। बिल्कुल। लेकिन लिपिड सिर्फ ऊर्जा भंडारण से कहीं ज्यादा हैं। हाँ, यहाँ फॉस्फोलिपिड्स का भी जिक्र है। हाँ, और ये बेहद जरूरी है। फॉस्फोलिपिड्स हमारी हर कोशिका की बाहरी झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। ओके। इनके पास एक सिर होता है जिसे पानी पसंद है, हाइड्रोफिलिक, और दो पूंछ होती हैं जिन्हें पानी पसंद नहीं, हाइड्रोफोबिक। एक पानी को पसंद करने वाला, एक नफरत करने वाला। सही। ये अनोखी संरचना उन्हें पानी में खुद को एक डबल लेयर या बाइलेयर में व्यवस्थित करने के लिए मजबूर करती है। सिर बाहर पानी की तरफ और पूंछ अंदर एक दूसरे की तरफ छुपी होती है। और ये एक तरह की दीवार बन जाती है। एक शानदार प्राकृतिक बाधा जो कोशिका के अंदर के माहौल को बाहर से अलग रखती है। और इसी श्रेणी में कोलेस्ट्रॉल भी आता है। रुको, ये तो अजीब बात है। हमें तो हमेशा बताया गया है कि कोलेस्ट्रॉल हमारा दुश्मन है। ये एक बहुत आम गलतफहमी है। स्रोत साफ करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जीवन के लिए आवश्यक है। ये हमारी कोशिका झिल्लियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सच में? हाँ, ये उन्हें सही तरलता बनाए रखने में मदद करता है। इसके बिना हमारी कोशिकाएं या तो बहुत कठोर हो जाएंगी या बहुत ज्यादा तरल। और क्या? ये कई जरूरी हार्मोन्स जैसे टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजन और विटामिन डी का शुरुआती पॉइंट या कच्चा माल भी है। अरे वाह! समस्या तब होती है जब खून में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर बहुत बढ़ जाता है, लेकिन शरीर को इसकी जरूरत तो है। कमाल है। तो अब तक हमने ईंधन और बैटरी देख लिए। अब बात करते हैं प्रोटीन्स की। इनका नाम ग्रीक शब्द प्रोटियोस से आया है, जिसका मतलब है प्राथमिक महत्व का। तो ये मशीन के सबसे जरूरी पुर्जे हैं। आप ऐसा कह सकते हैं। प्रोटीन हमारी कोशिकाओं के असली वर्कहॉर्स हैं। वो लगभग सब कुछ करते हैं। सब कुछ? हाँ, वो एंजाइम के रूप में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को तेज करते हैं। वे हमारी मांसपेशियों और बालों की तरह संरचना बनाते हैं। वे एंटीबॉडी के रूप में बीमारियों से लड़ते हैं। हीमोग्लोबिन की तरह ऑक्सीजन का परिवहन करते हैं। ये अमीनो एसिड नामक 20 अलग अलग प्रकार के मोनोमर्स से बने पॉलीमर्स हैं। तो ये अमीनो एसिड की एक लंबी चेन है, लेकिन इन स्रोतों में अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट जैसे जटिल स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है। ये सिर्फ एक सीधी चेन से कहीं ज्यादा लगता है। बहुत ज्यादा। अमीनो एसिड का जो क्रम है वो प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है, लेकिन फिर ये चेन खुद पर मुड़ना और फोल्ड होना शुरू कर देती है। ये स्थानीय रूप से सर्पिल
यानी अल्फा हेलिक्स या मुड़ी हुई शीट यानी बीटा शीट बना सकती है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। ओके। फिर पूरी चेन एक अनोखे 3D आकार में फोल्ड हो जाती है, जिसे टर्शरी स्ट्रक्चर कहते हैं। और कुछ मामलों में कई अलग अलग चेन एक साथ मिलकर एक बड़ी मशीन बनाती हैं, जिसे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। वाह, तो प्रोटीन सिर्फ मांसपेशियां बनाने के लिए नहीं है, वे तो हमारी कोशिकाओं के अंदर छोटी छोटी नैनो मशीन की तरह हैं और उनका आकार ही उनका काम तय करता है। बिल्कुल, आकार ही सब कुछ है। अगर प्रोटीन का 3D आकार जरा सा भी बिगड़ जाए तो वो अपना काम नहीं कर पाता। और इससे बीमारियां हो सकती हैं। कई बीमारियां, जैसे अल्जाइमर या सिकल सेल एनीमिया, प्रोटीन के गलत तरीके से मुड़ने या मिसफोल्डिंग के कारण ही होती हैं। अच्छा। इन स्रोतों में एक और वर्गीकरण है, सरल और संयुग्मित प्रोटीन। सरल प्रोटीन जैसे अंडे की सफेदी में एल्ब्यूमिन सिर्फ अमीनो एसिड से बने होते हैं। और संयुग्मित प्रोटीन में एक गैर प्रोटीन हिस्सा भी जुड़ा होता है। जैसे कि कोई उदाहरण है? सबसे अच्छा उदाहरण हीमोग्लोबिन है, जो हमारे खून को लाल रंग देता है। इसमें ग्लोबिन प्रोटीन हिस्सा है, लेकिन उसके साथ एक हीम समूह भी जुड़ा है, जिसके केंद्र में आयरन का एक परमाणु होता है। ये आयरन ही है जो असल में ऑक्सीजन को पकड़ता है। तो दोनों को साथ काम करना पड़ता है। हाँ, प्रोटीन के बिना हीम समूह बेकार है और हीम समूह के बिना प्रोटीन ऑक्सीजन नहीं ले जा सकता। ठीक है, तो हमने ईंधन, बैटरी और वर्कहॉर्स को देख लिया। अब आते हैं उस चीज पर जो इन सबको नियंत्रित करती है, ब्लूप्रिंट या सॉफ्टवेयर। हाँ, सॉफ्टवेयर, न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए और आरएनए। सही कहा, ये जीवन की सूचना अणु हैं। ये निर्देश पुस्तिकाएं हैं जो बताती हैं कि कौन सा प्रोटीन कब और कैसे बनाना है। और ये भी पॉलीमर है। और इनके मोनोमर्स को न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। हर न्यूक्लियोटाइड के 3 हिस्से होते हैं, एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजन वाला बेस। और यही बेस है वो मशहूर अक्षर A, T, C और G। सिर्फ 4 अक्षरों में पूरी जिंदगी की किताब, ये तो कमाल है ना? डीएनए में एडेनिन A, ग्वानिन G, साइटोसिन C और थाइमिन T। इन पेपर्स में चारगॉफ के नियमों का जिक्र है, जो एक बड़ी खोज थी। चारगॉफ ने देखा कि किसी भी जीव के डीएनए में A की मात्रा हमेशा T के बराबर होती है और T हमेशा G के बराबर होती है। ATGC, ये एक बहुत बड़ा सुराग था। और इसी सुराग ने वॉटसन और क्रिक को उनके डबल हेलिक्स मॉडल तक पहुंचाया, जो एक घुमावदार सीढ़ी जैसा दिखता है। हाँ, और वो संरचना पूरी तरह से चारगॉफ के नियमों की व्याख्या करती है। सीढ़ी के 2 किनारे शुगर, फॉस्फेट की बैकबोन है और सीढ़ी के डंडे बेस के जोड़े हैं। A हमेशा T के साथ और G हमेशा C के साथ। एक और दिलचस्प बात, जैसा कि स्रोत बताते हैं, A और T के बीच 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, जबकि G और C के बीच 3 होते हैं। 2 और 3, क्या इस एक अतिरिक्त बॉन्ड से कोई फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। 3 बॉन्ड होने के कारण G-C की जोड़ी AT की जोड़ी से ज्यादा मजबूत होती है। अच्छा। इसका मतलब है कि जिन जीवों के डीएनए में ज्यादा G-C जोड़े होते हैं, उनका डीएनए ज्यादा स्थिर होता है। ये अक्सर उन जीवों में देखा जाता है जो बहुत गर्म वातावरण में रहते हैं, जैसे गर्म पानी के झरनों में रहने वाले बैक्टीरिया। बिल्कुल, ये जीवन के कोड में ही बना एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। ये तो अविश्वसनीय है। तो डीएनए जानकारी को स्टोर करता है, फिर आरएनए का क्या काम है? अगर डीएनए मास्टर ब्लूप्रिंट है जो ऑफिस में सुरक्षित रखा है, तो आरएनए उस ब्लूप्रिंट की एक वर्किंग कॉपी है, जिसे आप फैक्ट्री फ्लोर पर ले जाते हैं। वर्किंग कॉपी? हाँ, आरएनए आमतौर पर सिंगल स्टैंडर्ड होता है और इसमें टी की जगह यू यानी यूरेसिल होता है। और इसके भी प्रकार होते हैं? हाँ, जैसे मैसेंजर आरएनए यानी एमआरएनए, जो डीएनए से कोड की नकल करके कोशिका के प्रोटीन बनाने वाले कारखाने तक ले जाता है, यानी राइबोसोम तक। सही। फिर ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए, जिसका आकार इन पेपर्स में एक तिप्तिया घास की पत्ती जैसा दिखाया गया है, एक डिलीवरी ट्रक की तरह काम करता है, जो सही अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लाता है। तो कुल मिलाकर हमने जीवन की पूरी रासायनिक टूलकिट देख ली। सरल शर्करा से लेकर डीएनए के डबल हेलिक्स तक ये 4 अणु मिलकर एक सिम्फनी की तरह काम करते हैं। बिल्कुल, कार्बोहाइड्रेट तेज ऊर्जा है, लिपिड लंबी अवधि की ऊर्जा और संरचना है, प्रोटीन काम करने वाली मशीनें हैं और न्यूक्लिक एसिड इन मशीनों को बनाने और चलाने के निर्देश हैं। एकदम सही।
इन चारों के बीच का संतुलन और तालमेल ही एक अकेले कोशिका को एक जीवित कार्यशील इकाई बनाता है और खरबों कोशिकाओं को मिलकर एक जटिल जीव। यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार है जो इन स्रोतों में ही छिपा है। इसमें बताया गया है कि वॉटसन और क्रिक ने डीएनए का मॉडल बनाने के लिए खुद कोई एक्सरे डेटा नहीं बनाया था। हाँ, ये बात सही है। उन्होंने दूसरों के काम, विशेष रूप से रोजालिंड फ्रैंकलिन के डेटा का शानदार ढंग से विश्लेषण और संश्लेषण किया। ये वैज्ञानिक खोज की प्रकृति के बारे में एक सवाल खड़ा करता है। क्या महान खोज हमेशा लैब में नया डेटा बनाने वाले के नाम होती है, या फिर अलग-अलग बिखरे हुए ज्ञान के टुकड़ों को जोड़कर एक क्रांतिकारी तस्वीर बना देना अपने आप में एक उतनी ही गहरी पर महत्वपूर्ण खोज है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।